तो अब अपन बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपके दुर्ग। तो हेडिंग डाल लो बढ़िया, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। एक ग्रंथ आता है शुक्रनीति, कहता है शुक्रनीति, और शुक्रनीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। शुक्रनीति के अंदर अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। ठीक है ना। एरण दुर्ग होता है, एरण मतलब क्या होता है? पहाड़ी के अंदर। ठीक है ना। तो एरण दुर्ग, अलग अलग प्रकार के दुर्ग आते हैं। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर 3-4 प्रकार, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग। गिरि मतलब पर्वतों से गिरा हुआ। किससे गिरा हुआ? जल दुर्ग का मतलब ये होता है कि दुर्ग के आसपास में क्या होगा? पानी होगा। तो जल दुर्ग का मतलब होगा दुर्ग के आसपास पानी, दुर्ग के आसपास पानी, पानी या जल लिखो तो ठीक है, हम बढ़िया बात। ठीक है ना, जल दुर्ग। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है आपके धानवन दुर्ग, एक होता है आपके एरण दुर्ग। ठीक है ना। ये सब दुर्ग के प्रकार है। आपको इतना डीपली सवाल नहीं पूछेंगे, आप बस ऐसे नॉर्मल साथ में लिख लेना। ठीक है ना, याद करो तो ठीक। फिर आता है आपके वन दुर्ग, फिर आता है आपके पारिक दुर्ग, ठीक है ना, ऐसे कैसे लिख लेना बस। फिर आता है आपका सैन्य दुर्ग, फिर आता है सहाय दुर्ग, और एक आता है पारित दुर्ग। ये ग्रंथ आता है शुक्रनीति, उसके अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। अब आपको सवाल ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, आपको सवाल सीधा सा क्या पूछेगा? देखो सुनो, सिर्फ ये पूछेगा कि शुक्रनीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है। तो कितने प्रकार है? 9 प्रकार है। ठीक है ना, लिखो ये। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसके अंदर सबसे पहला दुर्ग आएगा आपके घाघरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? घाघरोन का दुर्ग। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन घाघरोन। लिखो आराम से। थोड़ा हाथ फटाफट चलाओ। फिर लिखना, आप हेडिंग डालना, पहला दुर्ग आता है आपके घाघरोन। ये जो दुर्ग है हर तीसरे एग्जाम या हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि घाघरोन का दुर्ग कैसा दुर्ग है। तो एक तो अपन लिखोगे घाघरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? झालावाड़ को कहते हैं सिटी ऑफ व्हील्स। क्या कहता है? घंटियों का शहर। क्या कहता है? घंटियों का शहर। ठीक है ना। किसको कहता है? झालावाड़ को। तो लिख सकते हैं घंटियों का शहर कहते हैं इसे। झालावाड़ को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसे कहता है? झालावाड़ को कहता है। और देखो अपन झालावाड़ दुर्ग, अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि झालावाड़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे हैं? तो काली सिंध व अऊ नदियों के किनारे हैं। कौन सी नदियां हैं? काली सिंध
आहो नदियों के किनारे। अब देखो आप कहोगे सर ये जल दुर्ग कैसे हुआ, तो ये दो नदियां आई ना, तो नदियों के किनारे होगा तो इसका मतलब कौन सा दुर्ग है, ये सीधा सा जल दुर्ग है। ठीक है ना। काली सिल्व आओ नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद देखो और अपन बात करते हैं इस झालावाड़ दुर्ग के अंतर्गत कि जो झालावाड़ दुर्ग था इसका निर्माण टोड परमार राजाओं ने करवाया। किसके द्वारा, तो कह सकते हैं अपन कि घाघरोन दुर्ग का निर्माण टोड परमार शासकों ने कराया। टोड परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है ना। परमार शासक थे, उनके द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, आपके घाघरोन का निर्माण कराया गया। जो आपके घाघरोन है ना उसको ये आपके स्थानीय नाम है धुलरगढ़। क्या कहा जाता है, धुलरगढ़। तो स्थानीय नाम में इसे धुलरगढ़ भी कहते हैं। ठीक है ना। स्थानीय नाम रो मतलब का है कि जैसे अपना घर पे नाम अलग होता है, बाहर स्कूल में नाम आप अलग हुए। स्थानीय मतलब हाँ धुलरगढ़। ठीक है ना। स्थानीय मतलब घर में जो नाम हुए नहीं विन कहीं क्या करें स्थानीय नाम, तो उससे उसका स्थानीय नाम क्या था, धुलरगढ़। किसको कहा जाता है, आपके घाघरोन के दुर्ग को क्या कहा जाता है, धुलरगढ़ भी कहा जाता है। ये किला बिना नींव के है, मतलब इस किले की नींव नहीं बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये किला बस बना दिया है इसको अलग तरीके से। ये किला क्योंकि नदियों के किनारे है ना, नदियों के ऊपर बनाया हुआ है इसके लिए। ये किला बिना नींव का दुर्ग है। देखो बिना नींव का मतलब कैसे है, अपन एक घर बनाते हैं तब नींव भरते हैं, इसके मतलब नींव वगैरह खोद के कुछ नहीं, सीधा का सीधा इसको बना दिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिना नींव का दुर्ग कहते हैं। ठीक है ना। किसको, घाघरोन दुर्ग को बिना नींव का दुर्ग भी कहते हैं। हाँ, दोनों नदियों के किनारे स्थित है, पर्यटनों के लिए महत्वपूर्ण जगह है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जगह मतलब देखने लायक अच्छी जगह है। ठीक है ना। कहाँ स्थित है, आपके झालावाड़ के अंदर। ठीक है ना। बिना नींव का क्या है, एक दुर्ग है। यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था अचलदास खिची। क्या नाम था, अचलदास खिची। उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं, दुर्ग के शासक। तो यहाँ लिख लेते हैं अचलदास खिची। अचलदास खिची था ना, इसके समय मालवा का सुल्तान आता है आपके होशंग शाह के समय। मालवा का सुल्तान, मालवा पड़ा हुआ है, अचलदास खिची कौन था, राजा था यहाँ का, घाघरोन का। ठीक है ना। मालवा का सुल्तान होशंग खान ने निर्माण पर इसने कराया था। निर्माण टोड परमार राजा थे, वो अलग आते हैं, उन्होंने करवाया था। और यहाँ का राजा था अचलदास खिची। ठीक है ना। इसके लिए इसके समय क्या हुआ, आक्रमण होगा और ये इस दुर्ग को हार जाएगा। ठीक है ना। तो के समय मालवा के सुल्तान होशंग शाह आक्रमण किया। ठीक है ना। अचलदास खिची के समय मालवा का सुल्तान था होशंग शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया, घाघरोन पर। ठीक है ना। आक्रमण किया व घाघरोन दुर्ग को जीत लिया। घाघरोन दुर्ग को जीत लिया।
इसकी भी अच्छी एक स्टोरी आती है, सुनना। कि अचलदास खिलजी था, इसकी शादी हुई थी कुंभा की जो बेटी थी, लाला मारवाड़ी करके नाम था उसके साथ, ठीक है ना। मेवाड़ी, सॉरी मारवाड़ी क्या, मेवाड़ की थी ना, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मेवाड़ी। अब हुआ क्या था कि अचलदास जी की शादी तो हो गई, अब अचलदास जी क्या करें, दूसरी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो कुंभा की बेटी और सॉरी कुंभा की बहन थी, तो कुंभा की बहन थी तो सीधी सी बात है कुंभा से पंगा लेना अचलदास की ऐसे ही युद्ध के अंदर कुंभा हरा देगा तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो लाला मेवाड़ी ने साफ साफ कह दिया कि बस शादी की हुई है तो मुझसे ही। तो ऐसा कहा जाता है कि इनको जैसलमेर की एक राजकुमारी थी वो पसंद आ गई थी कि अब कैसे शादी करें। तो इसके दरबार में एक महिला रहा करती थी और जो महिला होती है ना उसको आभूषण से बड़ा ही क्या होता है, प्रेम होता है। तो अचलदास जी एक बार आभूषण लेके जाते हैं मतलब उसके सामने और कहती है कि वो वहाँ पे मिलते हैं। तो अचलदास जी वापस कहाँ जाते हैं, वो अचलदास जी को उसकी पत्नी होती है वो भेजती है कहाँ पर, जैसलमेर वगैरह वहाँ पे कि आप आभूषण लेकर आओ। अचलदास जी क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं जिसे वो पसंद करते, ठीक है ना। अब बताएं तो बताएं कैसे, ठीक है ना, क्या बताए तो बताए कैसे। तो ऐसा कहा जाता है कि अचलदास खिलजी ने उसको कम से कम 7 या 8 साल तक छुपा के रखा। उसके बाद आभूषण बताए, आभूषण के बाद जैसे उसको पता चला कि आभूषणों के बारे में जैसे बताया उसकी वजह से अचलदास खिलजी की जो बात थी वो किसने मान ली, लाला मेवाड़ी ने मान ली थी, ठीक है ना। तो अचलदास खिलजी जी थे वो क्या हुआ, होशंग शाह ने आक्रमण किया कहाँ पर, गागरोन के अंदर, और अचलदास खिलजी की क्या हो गई, हार हो गई और गागरोन पर किसका अधिकार हो गया, होशंग शाह का अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर होता है आपके गागरोन का पहला शाखा होगा, ठीक है ना। क्या अचलदास किसी युद्ध के अंदर आ गया तो इसी समय क्या होता है, गागरोन का प्रथम शाखा होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि गागरोन का प्रथम शाखा किसके समय हुआ। अब सवाल क्या पूछेगा आपको, ये नहीं पूछेगा किसने किया, सवाल ये पूछेगा कि किसके समय गागरोन के अंदर प्रथम शाखा हुआ था। तो अचलदास खिलजी के समय हुआ था, किसके समय, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ इसके समय, प्रथम शाखा, ठीक है ना। तो प्रथम शाखा किसके सामने, अचलदास खिलजी के समय हुआ था। फिर एक इतिहासकार आते हैं शिवदास गार्डन, क्या नाम है, शिवदास गार्डन। उसने एक पुस्तक लिखी थी अचलदास खिचरी वचनिका। ये पुस्तक आप रट लेना, कैसे भी कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। लिखाऊंगा मैं, ये लिख लिया आपने तो मैं आगे लिखाता हूँ, ठीक है ना। उस पुस्तक का नाम लिखाता हूँ कि पुस्तक क्या थी। अब देखो ये चीज़ें ऐसी है ना, उनको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सीधे सीधे रट्टा मारो और काम चलाओ, ठीक है ना। देखो जो पुस्तक लिखा ना उसको तो रट ही लेना, सवाल आ जाए, ठीक है ना। तो शिवदास गार्डन की जो पुस्तक थी, शिवदास गार्डन, उस पुस्तक का नाम था अचलदास खिचरी वचनिका। शिवदास गार्डन पुस्तक थी। हाँ, शिवदास गार्डन इतिहासकार था जिसने ये पुस्तक लिखी थी अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिची ये था, वचनिका मतलब इन्हें कहानी लिखी थी। इतिहासकार था। हाँ इतिहासकार था, मतलब इतिहास लिखने वाले। अब जैसे मेरा राजा है, मैं राजा हूँ तो मेरे दरबार में मैं 4-5 लोगों को रखूँगा कि नहीं रखूँगा मेरा इतिहास लिखने के लिए, तो वैसे कि वैसे उसके दरबार में था ये, और इसने कहा कि मैं भी अपने राजा के बारे में कुछ ना कुछ लिखूँगा, तो इसने क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी थी। अब सवाल पूछेगा आपके शिवदास गार्डन की पुस्तक का नाम बताइए, या ये पूछ लेगा अचलदास खिचरी वचनिका किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने, या ये पूछ लेगा, कैसे भी पूछ सकता है सवाल, पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ का एक और नया व्यक्ति राजा बनेगा जिसका नाम होता है पालन सिंह। क्या नाम होता है, पालन सिंह। क्या नाम है, पालन सिंह। पहला राजा तो कौन था, अचलदास खिची। उसके बाद जो राजा बनेगा उसका नाम आता है आपके पालन सिंह। थोड़ी सी उसकी भी बात आती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो दूसरा राजा बनेगा वो था पालन सिंह। हाँ पालन सिंह। तो क्या बनेगा, पालन सिंह। और इसी के समय मालवा का एक और सुल्तान था, उस समय तो कौन था, होशंग शाह था, लेकिन होशंग शाह तो उस समय मर गया। तो उसके बाद अब कौन दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आक्रमण करेगा, कहाँ पर, घाघरोन पर। तो उस व्यक्ति का नाम था महमूद खिलजी। तो मालवा का सुल्तान
मोहम्मद ये राजा बन गया उसके बाद में। आक्रमण किया इस व्यक्ति ने, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने। कहाँ का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी? मालवा का। इस हाँ, कहाँ पर आक्रमण किया? गागरोन पर। कहाँ पर आक्रमण किया? गागरोन पर। गागरोन का राजा कौन है? पालन सिंह। कौन है? पालन सिंह। तो किस, हाँ हाँ मालवा एमपी, ठीक है ना, बॉर्डर पे। मतलब सबसे उपजाऊ प्रदेश यही था, मतलब कृषि वगैरह सब हो जाता। वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। उसने आक्रमण कहाँ पर किया? पालन सिंह के ऊपर। पालन सिंह कहाँ का राजा है? गागरोन का। कहाँ का राजा है? गागरोन का। और इस युद्ध के अंदर भी किसकी जीत होती है? मोहम्मद खिलजी की क्या होती है? जीत होती है, ठीक है ना। तो इस युद्ध में खिलजी फर्स्ट की विजय होती है, ठीक है ना। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की क्या होती है? आपके विजय होती है। और यहाँ पर होता है गागरोन का दूसरा साका। अब ये सवाल आपको कैसे पूछेगा कि प्रथम साका किसके समय हुआ? अचलदास खिलजी के समय। दूसरा साका किसके समय हुआ? पालन सिंह के समय। तो दूसरा साका क्या होगा? दूसरा साका यह होता है आपके गागरोन दुर्ग कंप्लीट, ठीक है ना। ये था पूरा गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। लिखो, फिर वापस थोड़ा सा रिवाइंड करवा देंगे आपको गागरोन दुर्ग। फिर इसके बाद अपन का एक महत्वपूर्ण दुर्ग आता है चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। अबुल फजल ने ये भी सवाल पूछा हुआ है कि किसने कहा था गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या, ठीक है ना। कि गढ़ों में तो सबसे अच्छा जो गढ़ है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, बाकी तो सब क्या है? गढ़या है। ठीक है। शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खिचेरी वचनी का। पालन सिंह था राजा बना, उसके समय मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। उसने आक्रमण कहाँ किया? गागरोन पर। और इस युद्ध में मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की क्या होती है? विजय होती है। और गागरोन का दूसरा साका कंप्लीट होता है। ठीक है, जीरो से पढ़ा रहे हैं, वरना देखो कंपटीशन लेवल पे पढ़ाया जाता है सीधा सीधा चीज़ें लिखा दी जाती है, फैक्ट याद करो बस, ठीक है ना। जीरो के लेवल से पढ़ो ताकि आपको समझ में आ जाएगी आराम से। मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी का तो पालन सिंह बताया। पालन सिंह कहाँ का था? गागरोन का। कहाँ का था? गागरोन का। तो इस युद्ध के अंदर किसकी हार होती है? पालन सिंह की। कौन सा होता है? दूसरा साका। अब अपन पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। कोई गया हुआ है चित्तौड़गढ़? कहीं कहीं देख के उठा है, नहीं बताया तो अब मैं बता रही हूँ, जब देख लीजिए नहीं कितने कहीं कहीं देखे नहीं आया। तो अब देखेंगे अपन चित्तौड़गढ़। हाँ, दूसरा दूर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो लिख सकते हैं अपन गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल। ये पूरा राजस्थान के इतिहास में आएगा आपको कि जो आपके रणथंभौर दुर्ग था उसको कहता है बख्तरबंद दुर्ग है। ये तो कैसा दुर्ग है? बख्तरबंद दुर्ग। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है, ठीक है ना। आगे देखो अपन, इसका जो निर्माण कराया था ना, वो कराया था आपके चित्रांग मौर्य ने। किसके द्वारा? तो अपन लिख सकते हैं निर्माण। इसके द्वारा? चित्रांग मौर्य द्वारा। अब ये मौर्य साम्राज्य वाला मौर्य नहीं है, ठीक है ना, दूसरा मौर्य है, ठीक है ना। ये मत समझ लेना चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह वो उनके वंशज का है, उनके वंशज का नहीं है। चित्रांग मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य। ये किसके वंशज का था? ये अलग ही चीज़ है, ठीक है ना। देखो निर्माण हो गया, उसके बाद देखो ये कौन सी नदियों के किनारे हैं, तो अपन लिख सकते हैं नदियाँ। क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट नदियाँ। तो कौन सी नदियाँ हैं? गंभीरी व बेड़च। कौन सी नदी है? गंभीरी बेड़च नदियों के किनारे।
ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें 8 दुर्गों की क्वालिटी है, ठीक है ना। मैं 9 दुर्ग लिखाया था ना आपको, उसमें से सिर्फ एक वो धानवद दुर्ग की बरोबर। धानवद दुर्ग का मतलब होता है जो मरुस्थल में दुर्ग होता है ना, उसे कौन सा दुर्ग कहते हैं आपके, धानवद दुर्ग। तो ये सिर्फ मरुस्थल में नहीं है, जल दुर्ग भी है, ये सैन्य दुर्ग भी है, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं इस दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। जब अच्छे से देखते हैं अपन तब हमको ये पता चलता है। उसके देखो, उसके बाद आगे देखते हैं अपन कि इसका निर्माण एक मैसा के पठार, किसके ऊपर किया गया है, मैसा के पठार पर इसका निर्माण किया गया है। मैसा का पठार, जब अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैसा का पठार क्या था। मैसा का पठार, इसका निर्माण किया गया। तो ये सवाल आपके बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। ये देखो, ये सवाल है ना इतनी बार पूछा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, तो कौन से पठार पर स्थित है, मैसा के पठार पर स्थित है, ठीक है ना। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैसा के पठार की लंबाई कितनी वगैरह सारी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, इसकी जो आकृति है वो मछली के समान है। इस दुर्ग की आकृति मछली के समान है, ठीक है ना। कि ये दुर्ग किसके जैसे देता है, मछली के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। इसे किलो का सिरमौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब किलो में सबसे अच्छा यदि कोई दुर्ग है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, इसलिए इसे क्या कहते हैं, किलो का सिरमौर। सवाल आपसे पूछ लेगा किलो का सिरमौर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव। तो सिरमौर, आगे लिख लेना गौरव, हाँ, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, ठीक है ना। गौरव क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। रानी पद्मिनी ने यहाँ पे जौहर किया था, कर्मावती ने जौहर किया था, और उसके बाद कौन आती है आपके, फुल कवर ने यहाँ पर जौहर किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध हो जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, मतलब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यदि इस दुर्ग में रहती है, किस दुर्ग में रहती है, चित्तौड़गढ़ में। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा दुर्ग है, आवासीय। आवासीय मतलब होता है निवास स्थान, मतलब अपन रहते हैं ना उसके हिसाब से। मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन से दुर्ग में रहते हैं, ये सवाल पूछ ले आपको, तो कौन से दुर्ग में रहते हैं, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रहते हैं, ठीक है ना। ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है इसके अंदर खेती भी की जाती है, इतना बड़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर क्या की जाती है, आपके खेती भी की जाती है, ठीक है ना। 15 से 16 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, ठीक है ना, इतना लंबा है, ठीक है ना। आगे देखो, इस दुर्ग की और प्रमुख क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि धानवद दुर्ग को छोड़कर, मैंने अभी बताया था ना आपको, धानवद दुर्ग को छोड़कर बाकी सारी विशेषताएं इसमें स्थित है, छोड़कर बाकी सभी विशेषताएं इसमें है, ठीक है ना। सिर्फ एक धानवद दुर्ग की विशेषता इसमें नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं इसके अंदर हैं। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, लिखाने की जरूरत है, याद है, 1303, 1334-35 और 1534-35 और हाँ कर्मावती के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हुआ आपका तीसरा फुल कवर के नेतृत्व में 1568, कब हुआ, 1568, ठीक है। तो तीनों शाखे लिख लेना आप। 234-35 पहला 1303 रानी पद्मिनी हुआ था ना, 1303 वो, तो लिख लो यहाँ पे 1303, 1534-35 और 1568, 3 शाखे। इसमें रतन सिंह व पद्मिनी के महल बने हुए हैं। किसके महल बने हुए, अब ये बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है। रतन सिंह कहाँ का शासक था, चित्तौड़ का, तो रतन सिंह के महल कहाँ होंगे, चित्तौड़ में होंगे। और पद्मिनी कहाँ की थी, चित्तौड़ की, तो पद्मिनी का महल भी कहाँ पर होगा, चित्तौड़ में। अब ये लिखा हुआ बात नहीं है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। अब इस दुर्ग के अंदर प्रमुख क्या क्या चीज़ें बनी हुई है वो आपको लिखाता हूँ मैं। ये लिखो फटाफट, जल्दी, हाँ लिखो, फटाफट लिखो, हाँ चलो फटाफट चलो।
फिर उसके बाद एक और दुर्ग पढ़ना है, कुंभलगढ़ भी। कुंभलगढ़ तो गेड़ा हुआ सब। हाँ उसका क्या नाम था, शिवलिंग पे ऐसे बैठे बैठे जल चढ़ाता था। हाँ कुंभा। इतनी बड़ी शिवलिंग। तो कुंभा देख लो, अब दिल का डाकी आदमी था, मतलब इतनी हाइट थी उसके, ठीक है ना। हाँ तो बैठे बैठे जल चढ़ा दिया करता था, ऐसा कहा था, बैठे बैठे जल चढ़ाया करता था। लिखा, ठीक है ना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या खुद घूमन जाओ नहीं तो सही तरीकों देखो नहीं था याद हो जाए, लेकिन था ना कहीं है कि वो टूरिज्म सपोर्ट वाला आदमी सही नहीं मिला, वो बताने वाला। ये देखो बताने वाला। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी देखी, उसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। वो कहते हैं कुंभलगढ़ की जो उड़ना राजकुमार, बादल महल तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया था ना, उसके 16 खंबे, मतलब 12 खंभों की छतरी बनी हुई है वहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और कहा जाता है कि वो जो दीवार थी ना, उस दीवार पे 4-4 घोड़े साथ में दौड़ाया करता था वो, इसलिए उसको कहते हैं उड़ना राजकुमार। मतलब घोड़ा इतनी फास्ट लेके दौड़ा करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार। ठीक है, ये लिखो आगे। देखो आप प्रमुख जो महल वगैरह बने हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख महल कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो एक तो आता है यहाँ पर लाखोरी बारी, लाखोटी बारी बनी हुई है। नवलखा भंडार, क्या बना हुआ है? नवलखा भंडार, ठीक है ना। और नवलखा भंडार था, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर। याद आया बनवीर कौन है? हाँ, उसने इसका निर्माण कराया था। कौन सा? नवलखा भंडार। हाँ वही, नहीं नहीं, हाँ मतलब दासी पुत्र है तो बनवीर, ठीक है नहीं। यहाँ पे बना हुआ है तुलजा भवानी मंदिर। कौन सा मंदिर? तुलजा भवानी मंदिर। नहीं 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 नहीं, इसमें चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मंदिर देखने आया था, घूमन गया जाना, कौन बताओ है? कालिका मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? कालिका, कालिका माता का मंदिर बना हुआ है। और इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? सूर्य मंदिर। कालिका माता के मंदिर को कौन सा मंदिर भी कहा जाता है आपके? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। फिर एकलिंग मंदिर। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बप्पा रावल ने। किसने कराया था? ठीक है ना, भगवान है ना, तो महल दुर्ग है, दुर्ग के अंदर महल है, महलों के अंदर मंदिर वगैरह सारी चीजें लिखा दी मैंने साथ में, ठीक है ना। अब दुर्ग में हर चीज बनी हुई होती है, भगवान भी तो चाहिए। अब घर बनाओ जब भगवान वालों नहीं रखा तो बार बार चीज चाहिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ, मीरा मंदिर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मीरा, मीराबाई थी ना। लिखो फटाफट। और देखो इसके अंदर यहाँ का राजा कौन था? चित्रांग मौर्य। तो चित्रांग का भी कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, तो कहा जाता है यहाँ पर चत्रंग तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चत्रंग तालाब। क्या बना हुआ है? चत्रंग तालाब बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ है समिधेश्वर महादेव मंदिर। क्या बना हुआ है? नोट डाल के लिखना है ना। चत्रक तालाब। हाँ, चत्रक तालाब बना हुआ है इसी के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। हाँ ठीक है ना। फिर लिखो समिधेश्वर मंदिर, समिधेश्वर। एक चीज आप ध्यान रखना, यदि पीछे आपको स्वर दिखे ना, ये ऐसा देखो, सुनो, स्वर जैसा भी शब्द मिलेगा ना आपको, वो सारे भगवान शिव के मंदिर है। स्वर, स्वर मिलेगा ना किसी के अंदर, ठीक है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, स्वर मिलेगा ना पीछे, इसका मतलब किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है ना। तो जिसके पीछे स्वर स्वर लिखा हुआ होगा वो भगवान शिव के मंदिर होते हैं। हाँ, ये सारे क्या है? स्वर स्वर आते हैं पीछे। जो भी महादेव जी के मंदिर, हाँ पीछे स्वर आएगा, ठीक है ना। ये स्वर आएगा, वो स्वर नहीं, ठीक है ना। जैसे अपन इंग्लिश में लिखते हैं ना, ये स्वर जो किसके मंदिर होते हैं? भगवान शिव के मंदिर होते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, राणा मोकल ने ठीक है ना, जो मोकल था ना, मोकल ने त्रिभुज नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राणा मोकल ने त्रिभुज नारायण
तालाब के बाद क्या हुआ? फिर ये मंदिर समिधेश्वर। मंदिर बन गया। हाँ, राणा मोकल ने त्रिभुज नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। लिखो, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे वैसे लिखो, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है ना। राणा मोकल ने त्रिभुज नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था ना, वो किस नाम से करवाया गया? समिधेश्वर के नाम से। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है ना। तो राणा मोकल के समय इसके मंदिर का क्या नाम था? त्रिभुज नारायण मंदिर था। अब देखो यहाँ देखो, राणा मोकल के समय इस मंदिर का क्या नाम था? त्रिभुज नारायण मंदिर। तो मोकल ने इसका क्या कराया? पुनर्निर्माण करवाया। क्या कराया? पुनर्निर्माण। और क्या नाम रखा? समिधेश्वर। पहले किस नाम से जाना जाता था इसको? त्रिभुज नारायण। हाँ, फिर मोकल ने इसका क्या कराया? पुनर्निर्माण। किस नाम से जाना जाने लगा? समिधेश्वर। किस नाम से? समिधेश्वर के नाम से। यहाँ पर श्रृंगार चौरी की छतरी बनी हुई है। किसकी? श्रृंगार चौरी की छतरी। तो यहाँ लिख लेता हूँ, श्रृंगार चौरी क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौरी, ठीक है ना। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारी चीज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। और कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंभ स्वामी मंदिर। बस ये सारी चीजें किसके अंदर है? चित्तौड़गढ़। अब आप कितनी कितनी चीज देखी इसमें? चित्तौड़गढ़ में, प्रमुख महल में। थाने ये नहीं पूछा कि महल है कि मंदिर, थाने सीधा सीधा वो पूछे कि श्रृंगार चौरी कहाँ बनी हुई है। ऑप्शन आएगा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद दुर्ग पूछ लेंगे, कोई भी दुर्ग पूछ लेगा, आपको ऑप्शन बताना है कि कौन से दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है सतबिस देवरी। कैसा मंदिर बना हुआ है? सतबिस। सत का मतलब तो होता है 7 और प्लस क्या होता है? 20। तो इसका नाम क्या हो गया? 27, इसलिए इसका नाम क्या है? सतबिस। आया समझ में? तो क्या बना हुआ है? सतबिस मंदिर बना हुआ है। हाँ, ठीक है ना। कैसा मंदिर? 7 + 20, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सतबिस। हाँ, पुनर्निर्माण कराएंगे। हाँ, इसके बाद इसका नाम रखा समिधेश्वर महादेव मंदिर। श्रृंगार चौरी। हाँ, महल में हाँ सारे। श्रृंगार चौरी क्या है? छतरी बनी हुई, छतरी। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके नीचे क्या लिखा है? कुंभ स्वामी मंदिर। ये भी चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ पटान चित्तौड़गढ़ में होगा, दूसरी जगह थोड़ी होंगे। ये सारी चीज चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पटान चित्तौड़गढ़ में ही तो होंगे ना, कुंभलगढ़ में थोड़ी होंगे। श्रृंगार चौरी छतरी है। अब शादी नहीं होती, शादी अब चौरी नहीं मांडा विनान कहीं कहे, तो कुंभा की बेटी थी भागेश्वरी, उसकी चौरी है, मतलब उसकी शादी हुई थी यहाँ पर, इसके लिए ऐसी चौरी बनी हुई है। थोड़ी बहुत तो राजस्थानी समझो। फिर अपना आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। सतबिस मंदिर। 7 + 20, इसलिए इसका नाम पड़ा सतबिस। मंदिर बना हुआ है, मतलब इतना खंबे हैं उसके अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ गया सतबिस मंदिर। इतना नहीं पूछता डिटेल में, बस सीधा इतना ही लिखना, सतबिस। हाँ, ये तो इसलिए बताएं कि आपको याद रहे 7 और 20 से, इसका मतलब हो रहा है सतबिस। फिर डालो हेडिंग कुंभलगढ़। क्या डालोगे? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़, ठीक है ना। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कराया गया तो किसके द्वारा कराया गया? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया? हाँ, तो राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया। जाना, ठीक है ना। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो इसका पहले निर्माण किसने कराया था? संप्रति मौर्य ने। किसने करवाया था? संप्रति मौर्य ने। संप्रति मौर्य।
किसके द्वारा कराया गया था? संप्रति मौर्य के द्वारा, ठीक है ना। पहला निर्माण किसके द्वारा हुआ था? संप्रति मौर्य के द्वारा, ठीक है ना। संप्रति मौर्य के द्वारा इसका क्या कराया गया था? पहले निर्माण, लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया? कुंभा के द्वारा, ठीक है ना। और ये कितना 36 किलोमीटर की लंबी इसकी दीवार है। कितने किलोमीटर की? 36 किलो, हाँ, दीवार बनी हुई है। तो 36 किलोमीटर की क्या है यहाँ पर? दीवार स्थित है। अब फिरोगे उसके ऊपर तब पता चलेगी ना। एक सबसे देखो इस दुर्ग के है ना, इस दुर्ग के सबसे ऊपर वाली चीज़ जगह पे जाना और फिर देखना, पूरी की पूरी आपको दीवार दिखेगी, मतलब पहाड़ों के बीच में और इस प्रकार से। तो यदि आपको रिसर्च करना हो ना, मतलब हिस्ट्री का इतना रुचि रिसर्च होना, तो पूरी उसके अंदर जाना पड़ता है। यदि इस दुर्ग को आपको देखना कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं। हाँ, 2 या 3 दिन क्या होता है, आपको आराम से घूमना पड़ता है, तब आपको कुंभलगढ़ का दुर्ग देखा जाता है। मतलब छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं इसके अंतर्गत। इसे कहते हैं मेवाड़ का संकट मोचक दुर्ग। क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं मेवाड़ महाराणाओं की शरण स्थली, मेवाड़ महाराणा की शरण स्थली। अब शरण स्थली का मतलब कैसे? यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण हुआ तो सारे सब राजा वगैरह कहाँ पर सुरक्षित होते थे? कुंभलगढ़, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है। इसको है ना जीतना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है, ठीक है ना। एक बार ही इस दुर्ग को जीता गया था, वो जीता था आपके शहबाज खान ने। किसने जीता था? शहबाज खान ने। जब महाराणा प्रताप बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। और इसे मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। किसका? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहरी दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी दुर्ग, क्योंकि ये जैसे अपन जाते हैं ना, अपन मारवाड़ से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ये किसके अंदर आता है? ये दुर्ग किस में आता है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर? मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है उसके ऊपर क्या है? स्थित दुर्ग है, ठीक है ना। अब अबुल फजल वापस आएगा यहाँ पर। अबुल फजल कहेगा कि इस दुर्ग की, लिखो, मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। 2 मिनट लगते हैं। हाँ, तो ये छोड़ दो, 2 मिनट पहले बोल, मैं लिख रहा हूँ वो लिख लो, ठीक है ना। एक 2 लाइन छोड़ दो, वरना लवा लिखो, फटाफट लिखो। ये तो कॉपी तो मिल सुनी। कुंभलगढ़ का निर्माण संप्रति मौर्य ने, इसका पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा कराया गया। पहले वो करो तब कुंभा पूरा निर्माण। हाँ, उसने मतलब नॉर्मल करवाया था, इतना कोई खास नहीं करवाया था। प्रथम करवाया था। हाँ, प्रथम करवाया था संप्रति मौर्य ने, लेकिन इसका पूर्ण रूप से निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी दुर्ग है। तो मेवाड़ महाराणा की शरण स्थली। मैंने इतनी बार समझाया, जैसे जैसे लिख लो, जो चीज़ समझ में नहीं आराम से बाद में पूछ लेना, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आती बाद में पूछ लिया करो, बीच बीच में क्या डिस्टर्बेंस होता है फिर। ठीक है, लिखो फिर अबुल फजल के बारे में लिखाता है। अबुल फजल ये कहता है कि, लिखो कि अबुल फजल, हेडिंग लोगे अबुल फजल, लिखा अबुल फजल ये कहता है कि, अबुल फजल ये कहता है कि इस दुर्ग की दीवार इस दुर्ग की दीवार या इस दुर्ग की ऊंचाई, या लिख लो इस दुर्ग की ऊंचाई, इस दुर्ग की ऊंचाई, इस दुर्ग की ऊंचाई बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, कि व्यक्ति के ऊपर से नीचे देखने से उसे सिर की पगड़ी गिर जाती है। व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है नीचे देखने पर, व्यक्ति के नीचे देखने पर, व्यक्ति के नीचे देखने पर, व्यक्ति के नीचे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये स्टेटमेंट भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सवाल आ सकता है।
फिर लिखो जेम्स टॉड, लिखो जेम्स टॉड, हेडिंग डालो जेम्स टॉड, जेम्स टॉड, जेम्स टॉड लिखो, पहले जेम्स टॉड लिख लो, जेम्स टॉड जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना, जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना, जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से की गई है। ठीक है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से की गई है। कौन कहता है? आपके जेम्स टॉड। जेम्स टॉड के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से की गई है। फिर लिखो नेक्स्ट, एस्ट्रूकन से की गई है। ठीक है ना, को एस्ट्रूकन लिखा, फिर लिखो इस, हाँ, से की गई है। फिर उसके बाद लिखो किले का सबसे ऊपरी भाग, किले का सबसे ऊपरी भाग, किले का सबसे, हाँ दूसरी लाइन में, किले का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है। 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 दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ कहलाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसी लाइन में है ना, इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। किसे? कटारगढ़ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे में लिखना, यह कुंभा का निजी आवास था। निजी मतलब जहाँ वो कोई व्यक्ति रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? निजी आवास। तो यह कुंभा का क्या था? निजी आवास था। यह कुंभा का निजी आवास था। नोट डाल के लिखना नेक्स्ट लाइन में, इस दुर्ग में, लिखो इस दुर्ग में, इस दुर्ग में मामादेव कुंड, इस दुर्ग में मामादेव कुंड व इस दुर्ग में मामादेव कुंड व झाली रानी का माल्या बना हुआ है। मामादेव कुंड, झाली रानी का महल। ठीक है ना, मामादेव कुंड व झाली रानी का महल बना हुआ है। ठीक है, ये होता है आपका कुंभलगढ़ कंप्लीट। दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इसके अंदर एक लिख लेना, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, तो लिख लेना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। ठीक है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। चलो एक और कर लेते हैं, लिखो रणथंभौर दुर्ग। कटारगढ़, मेवाड़ की आंख। ठीक है ना, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। फिर लिखोगे आप नया दुर्ग रणथंभौर। रणथंभौर का शासक हमीरदेव चौहान। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। शासनकाल नहीं लिखना है, सिर्फ आपको रणथंभौर लिखो। जब चौहान डायनेस्टी पढ़ेंगे तब इसका अमीर के बारे में जानेंगे। अब तो सिर्फ अपन को सिर्फ दुर्ग के बारे में जानना है। ठीक है ना,
फिर देखो रणथंभोर। रणथंभोर दुर्ग था ना, ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग था। कैसा दुर्ग था? बख्तरबंद। बख्तरबंद मतलब क्या था कि चारों ओर क्या थी इसके? पहाड़ियाँ थी। कौन कहता है ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग था? कि इसका एक स्लोगन आता है, अबुल फजल कहता है कि बाकी सब दुर्ग तो बख्तर मैं ये छोड़ दो, ये जो ये लिखा रहा हूँ ये लिखा, बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, यह दुर्ग, हाँ यह दुर्ग बख्तर बंद दुर्ग है। कौन कहता है? अबुल फजल। भाई साहब अबुल फजल जी कहते हैं कि बाकी सब दुर्ग तो क्या है? नंगे, सबके कपड़े पहने हुए नहीं है, लेकिन ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके कपड़े पहने हुए हैं। हाँ ठीक है ना। कौन सा दुर्ग? रणथंभोर। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासकों द्वारा कराया गया था। इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासकों ने करवाया था। चौहान शासकों में रणथंभदेव आता है। कौन आता है? रणथंभदेव। इसीलिए उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? रणथंभोर रखा गया था। ठीक है ना। ये दुर्ग, ये भी लिख सकते हैं कि ये दुर्ग गुजरात व मालवा के मार्ग पर स्थित था। इस कारण इसका महत्व अधिक था। इस कारण इसका महत्व अधिक था। ठीक है ना। गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था, इसके कारण इसका महत्व अधिक था। यह अंडाकार पहाड़ी के मध्य स्थित है। इस कारण ये दुर्ग आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। आगे देखो इस दुर्ग के अंदर क्या क्या इमारतें बनी हुई है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये लिखो फटाफट, फिर मैं आपको बोलता हूँ इमारतें एक एक लिखना। ठीक है। लिखो अंडाकार पहाड़ी के मध्य स्थित है, इस कारण इस दुर्ग को आसानी से दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। ये दुर्ग गुजरात व मालवा के मार्ग पर स्थित है, इसके कारण इसका महत्व अधिक था। क्योंकि गुजरात और मालवा क्या था? उपजाऊ प्रदेश। इसलिए लोग क्या करते हैं? व्यापार करने वाले लोग आएंगे, इसके लिए इस दुर्ग का क्या था? महत्व अधिक था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या आक्रमण किया जाता है? किसके ऊपर? रणथंभोर के अंदर। ठीक है ना। रणथंभोर, तो रणथंभोर आपके आ जाएगा हाँ सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है ना। ये चीज़ बताई हुई रणथंभोर के चौहान बताए हुए, यूट्यूब पे देख लेना आप आराम से, पूरी क्लास बताई हुई रणथंभोर के चौहानों की। ठीक है ना। एक क्लास के अंदर ही कंप्लीट है, 25 से 30 मिनट में रणथंभोर कंप्लीट। राणा हमीर पढ़ना है उसके अंदर। उसके एक पिता आते हैं जत्र सिंह की याद के अंदर उसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। ये सवाल पूछ लेते हैं कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभोर दुर्ग में किसने करवाया? लिखेंगे आप? हाँ हमीरदेव चौहान लिखेंगे अपन। ये चीज़ लिखो आप, फिर मैं आपको लिखाता हूँ। लिखो, हेडिंग डालो। फिर नेक्स्ट, रणथंभोर किले में बनी प्रमुख इमारतें। लिखो, हेडिंग डालो। हाथ तो दुखेंगे ना, लिखोगे तब दुखेंगे ना। रणथंभोर किले में स्थित प्रमुख इमारतें। रणथंभोर दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें। रणथंभोर किले या दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें। रणथंभोर दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें।
पहाड़ी निश्चित नहीं है, मतलब ये जैसे चित्तौड़गढ़ तो था ना, तो वो तो 7 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, मतलब 7 स्टेप बने हुए थे, ठीक है ना। तो 5 या 7 इसके अंदर भी आते हैं, आपके कोमलगढ़ के अंदर भी, ठीक है ना। मतलब द्वार बने हुए होते हैं अलग अलग। देखा होगा आपने, कोमलगढ़ दुर्ग बना होता है तो वहाँ भैरव पॉल बनी हुई है, हनुमान पॉल बनी हुई है, तो ये पॉलें बनी हुई है अलग अलग प्रकार की। वो इतना नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना पढ़ना है आपके बेस्ट की। यदि इतना डीपली मैं लिखाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए इतना ही पढ़ना है, आपके एसटीसी में काम आ जाए। नोट्स में आपको उतने लिखा रहा हूँ ताकि आप आरएस का एग्जाम दोगे ना तो भी आपके काम आ जाएंगे। फिर देखो लिखा इसके अंदर, लिखी हेडिंग कि रणथंभौर किले में स्थित प्रमुख इमारतें। पहले लिखो जोगी महल, क्या स्थित है यहाँ पर? जोगी महल। जोगिन तो जाना ही हो, हाँ, तो वही ना महल स्थित है बटे कटे। कोई पूछ ले कि जोगी महल कहाँ पर स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। फिर लिखो सुपारी महल। सुपारी खाई है सब, हाँ, तो सुपारी महल स्थित है। कौन सा महल स्थित है? ब्लू पेन से लिख लो, कोई जरूरी थोड़ी है, वहाँ पे चल रहा है ब्लू पेन, ठीक है ना। जोगी महल सबसे पहले, जोगी महल, फिर सुपारी महल, फिर है जोरा बोरा। जोरा बोरा करा नहीं आप लेकिन मत है, हाँ, तो उस पर जोरा बोरा लिखना, जोरा बोरा मत लिखना अपने कहावत में, ठीक है ना। क्या लिखोगे? जोरा बोरा। देखो क्या क्या था? जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा। हाँ, क्या है? जोरा बोरा, सुपारी, जोगी और जोरा बोरा। जोरा भोरा। जोरा भोरा क्या था? एक अनाज था, अनाज संग्रहण जगह थी। क्या थी? अनाज रखा है, अनाज रखा जाता था। इसके अंदर क्या रखा जाता है? आपके अनाज, ठीक है ना। फिर लिखो त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या था? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। लो गणेश जी आया नाम, इन्होंने एक स्टोरी सुना था ना। हुआ क्या था, किन्हीं देवताओं की शादी हो रही थी। देवता समझो नहीं, देवता की शादी रहती अपर कहीं एक शादी हो जाए बारात जावे नहीं, सिस्टम का एक बारात जाने वाला सिस्टम है, के बारात सब जाया करे, मतलब लड़का लड़का कहीं का बारात जाया करे, मतलब सिस्टम है। तो गणेश जी सुबह सुबह तैयार हुए एकदम, ये बढ़िया कपड़ा वपड़ा सूट शूट पहरा पहन तैयार हुए, सब बढ़िया रेडी हुए, बस में जान सब वो आगे वाली सीट में तो बैठ गया। और कहावत होती है अपने घर में कोई न कोई खोड़ीला आदमी होता है, वो जो बुढ़ा होता है कोई न कोई खोड़ीला होता है। गणेश जी ने उठान के घर जा भाई थारा अटक कहीं काम। गणेश जी रिया बड़े घर गया और मम्मी कहने पार्वती जी कहने कि मम्मी जाऊँगा तो मैं बारात जाऊँ नहीं। पार्वती जी क्या एक बेटा कहीं नहीं, अगली बगल जाइए, जब कहीं है। गणेश जी के नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि जब तक भाई नहीं जाएगा तब तक बारात यहाँ से नहीं जाएगी। गणेश जी ने कहा, अपनी फोर्स को बुलाया कि जाओ रास्ता खोद दो सारा। और फोर्स कौन? उनकी चूहे। चूहे को बुलाया, सारा का सारा रास्ता खुदवा दिया। अब बस जाए तो जाए कहाँ से। अब किसी समझदार देवता ने कहा कि यार ऐसे तो पहुँचना मुश्किल है। कि हुआ क्या कि यार वो गणेश जी को लेके नहीं आया। अरे अच्छा, गणेश जी को लेके नहीं आया, गणेश जी के बिना तो काम भी नहीं चलेगा। तो गणेश जी को फिर मनाया गया। इसलिए हम अपना कोई भी काम करते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये घटना घटी थी तो गणेश जी को लेके नहीं गए, इसलिए फिर कहा गया कि यदि बारात जाएगी तो बारात के अंदर एक जो बस होती है, बस के अंदर एक सीट खाली छोड़ी जाती है। किसके लिए? गणेश जी के लिए। कहा जाता है, गणेश जी को बुलाया जाता है कि आप विघ्नहर्ता हो, आप आइए और साथ में बैठकर वहाँ तक दूल्हे के साथ जाइए, ठीक है ना। आज टाइम तो दूल्हा दोस्त ही नहीं गाड़ी में नहीं मावे तो गणेश जी ने कट्टू लेन जावे, ठीक है ना। लिखा गया यहाँ पर बनी हुई है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ठीक है ना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह। अकबरकालीन टकसाल। टकसाल किसे कहते हैं पता है? टकसाल मतलब पैसे वगैरह बनाए जाते थे ना, उसकी जगह को कहते हैं टकसाल। अकबरकालीन नहीं बनाए जाते थे, जो आज के टाइम आप प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं, हाँ, तो अकबरकालीन टकसाल मतलब यहाँ पर पैसे वगैरह बनाए जाते हैं, सिक्के वगैरह डालने का काम होता था। उस जगह को क्या कहते हैं? आपके टकसाल। यहाँ पर बनी हुई है हमीर कचहरी। क्या बनी हुई है? हमीर कचहरी। और हमीर के जो पिताजी से जैतर सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी, तो लिख सकते हैं यहाँ 32 खंभों की छतरी। खंभों की छतरी, ठीक है ना। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ से गुप्त गंगा निकलती है। कैसी गंगा निकलती है? गुप्त गंगा। गुप्त गंगा निकलती है, ठीक है ना।
गुप्त गंगा निकलती है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये होता है आपके रणथंभौर का दुर्ग कंप्लीट। ठीक है ना। नहीं, बाण गंगा तो अर्जुन की गंगा, बाण गंगा को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। हुआ क्या था कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के द्वारा एक बाण चलाया गया था। तो अर्जुन ने कहा था कि बाण चलाना नहीं है, तो कहाँ पर चलाए? तो अर्जुन ने अपने बाण से जो गंगा निकले मतलब बाण चलाया था, जिससे एक नदी का निर्माण हुआ, उसका नाम क्या पड़ गया आपके? बाण गंगा। वो भरतपुर के जब पढ़ेंगे ना भरतपुर ज्योग्राफी के अंदर, तो उसके अंदर बताऊँगा बाण गंगा कहाँ से निकलती। ठीक है ना। हाँ, तो आगे अपन बात करेंगे कल। ठीक।